नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। देखिए प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड जो बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के एक पॉइंट में आपके साथ शेयर करूंगा, वो है पी रेशियो। देखिए पी रेशियो एक टाइम चला गया था 64 और आज कहाँ पे है 44 के आसपास। इसका एवरेज पी रेशियो कितना है 31। मतलब कंपनी इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से और कंपनी खुद के पी रेशियो के हिसाब से दोनों में ही वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई दिखा। पी रेशियो थोड़ा सा हाई दिखा, मान लेता हूँ हाई है मगर उतना भी हाई नहीं है इतना हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो 35 है और कंपनी का पी रेशियो 44 है। इस पी रेशियो के ऊपर कंपनी आजकल हर कोई कंपनी को देखेंगे तो इस तरीके से पी रेशियो आपको नॉर्मली दिख जाएगा। तो कंपनी में कितना दम है उस बेसिस में पी रेशियो को वेरीफाई करना होगा। देखिए पहली बात, कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 7,500 करोड़ के आसपास है, मतलब इसका मार्केट कैप बहुत कम है। उस बेसिस में कंपनी के पी रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। आर ओ सी आर ओ दोनों ही कुछ इस तरीके से 11 से 15% देखने को मिला। और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.08 के आसपास है और एनुअली इनकम जो है वो 180 करोड़ के आसपास है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट जो डेटा अपडेट है उसके बारे में बात करें तो कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है वो काम कुछ इस तरीके से है। नेट इनकम जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। अच्छा खासा इनकम कंपनी मेंटेन कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो सेल्स का आंकड़ा पॉजिटिवली एक रेंज के बेसिस में है, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ बहुत कम भी नहीं हुआ, एक रेंज के बेसिस में है। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो होता रहेंगे क्योंकि छोटे कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी के नेट प्रॉफिट भी सेम टू सेम, पहले 97 करोड़ के आसपास था, वो घट के थोड़ा सा 55 करोड़ हो चुके हैं। बीच में कंपनी लॉस भी किया था, उसको रिकवरी भी किया, उसके बाद प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो प्रिंस पाइप जो है, पाइप्स एंड फिटिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया के जो पोजीशन है इसका टॉप 5 में इसका नाम देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी इसीलिए है क्योंकि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट में अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर कट विजन नहीं है कि कंटिन्यूसली हर साल को वो बीट करके आगे बढ़े। मगर एक चीज़ आपको जरूर कहूँगा, छोटे कंपनी के ऊपर, स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर आपको ये डेटा आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। आप जो सोच रहे हैं कि हमेशा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे होगा नहीं। तो आपको इस चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करना होगा, स्टडी करना होगा। तो बेसिकली पिंस पाइप के ऊपर दो चीज़ों को आपको नोटिस करना है। क्या सही में कंपनी का कैपेक्स बढ़ चुके हैं? ऑब्वियसली इस बार हाईएस्ट कैपेक्स है 185 करोड़ के आसपास। जो पिछली बार कैपेक्स था से 99 करोड़, उससे पहले कंपनी का कैपेक्स था करीबन 168 करोड़। तो एक हाई लेवल का कैपेक्स यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर में कंपनी प्रिंस पाइप्स में जो अर्बन एरिया है उसमें 50% मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए, क्योंकि अर्बन एरिया में ही सबसे ज़्यादा पाइप्स को यूज़ किया जाता है। क्योंकि रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में पाइप्स अभी बहुत कम यूज़ किया जा रहा है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि जिस जिस जगह पे घर बन रहे हैं वहाँ पे तो पाइप्स का मतलब वाटर के लिए पाइप्स का जरूरत जरूर पड़ेगा। तो उस बेसिस में पाइप्स का डिमांड आज इतना है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। तो बेसिकली इस कंपनी का वो जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उसके बारे में बात करूँ तो एक पैटर्न्स बना था कुछ इस तरीके से, शोल्डर 2 बार बना, 3 बार शोल्डर बना, उसके बाद फाइनली एक कप बना, उसके बाद सॉरी शोल्डर के बाद हेड बना, मतलब 3 बार यहाँ पे शोल्डर हेड हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और एक ही जगह पे रिटेस्ट करने के बाद वो वापस आया, इस लेवल को टच किया, यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश करे। और मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। और जब वो नीचे आए तो इस लेवल को टच करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद बाउंस बैक करेंगे। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए बताया था क्योंकि जो जगह पे कंपनी का स्ट्रांगली एक सपोर्ट है जहाँ से कंपनी का बिग जर्नी दिखा था, तो उस सपोर्ट को टच करने के बाद फिर से एक बार जर्नी जरूर दिखेगा। तो मुझे लगता है ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, आपको स्टडी करना चाहिए, तो उसके बाद आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। फाइनली कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर मुझे टारगेट मिला है। किस तरीके से मैंने इसके ऊपर एंट्री लिया था, जब बिग क्रैश हुआ था तब मैंने आपको बार बार वीडियो बनाकर यही शेयर कर रहा था कि इस कंपनी से जो लोग ये सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार हो चुके हैं, कंपनी के इस न्यूज के कारण कंपनी खत्म हो जाएगा, उसके लिए मैं बार बार वीडियो बनाकर यही शेयर किया था क्योंकि इस तरीके से हालत
HDFC बैंक के ऊपर भी हुआ था। आज HDFC बैंक टॉप लेवल में है, मतलब हाई लेवल में हाई प्राइस में कंपनी काम कर रहा है। तो कोटक बैंक के ऊपर न्यूज़ क्या आया था, इसका SBI का जो कोटक महिंद्रा बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसको बैन किया जाएगा, मतलब नया वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा गया था। साथ ही साथ ऑनलाइन में कुछ मिसलीडिंग के कारण कंपनी के ऊपर इस बैंक के ऊपर RBI ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। और ये न्यूज जब भी मार्केट में फ्लैश हुआ और अचानक मार्केट के ऊपर बिग फॉल हो गया। आप देख सकते हैं एक बिग गैप डाउन में ओपन हुआ, उसके बाद और भी गिरता चला गया। तो तब मैंने इसका अपॉर्चुनिटी ढूंढा। तो मुझे जब करेक्शन देखने को मिला, जब इसे बिग क्रैश हुआ, तब मुझे देखा कि RSI 30 के नीचे टच किया। फाइनली यहाँ पे जो RSI टच किया यहाँ पे 30 के नीचे, इस जगह पे, तो इस जगह पे 30 के नीचे टच किया, तब मैंने क्या किया, इस जगह पे क्वांटिटी ऐड किया। तो जब क्वांटिटी फ्रेश ऐड किया, तो उसके बाद जब करेक्शन हुआ तो मैं इंतजार कर रहा था कि अगर यहाँ से 10% से 15% और भी करेक्शन हो तो मैं और कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। और अगर हुआ कुछ ऐसा, ऐसे कंपनी नीचे नहीं आया, कंटिन्यूसली वो ऊपर चला गया और फाइनली उसका टारगेट अचीव हुआ। टारगेट किस तरीके से मैंने लिया कि RSI जब ऊपर गया और ऊपर जो लेवल 70 के लेवल को टच किया, तब इस RSI का फाइनली मुझे टारगेट मिला। तो 30 के नीचे मुझे एंट्री मिला और 70 के नीचे टारगेट मिला। और मैं एक बात मैं बार बार बोलता हूँ कि 30 के नीचे आया मतलब एंट्री नहीं लेना है, आपको ये देखना है कि उस टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे एंट्री बना है कि नहीं। अगर इसके ऊपर बनता तो मैं एंट्री नहीं लेता। तो कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर गुड पॉइंट सही है कि कंपनी बेस्ट है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। सिर्फ एक न्यूज खराब आ गया, उसके चलते कंपनी खत्म हो जाएगा, ऐसे सोचना भी गलत है। क्योंकि 12,000 करोड़ का कंपनी 15,000 तक जर्नी किया, इंटरेस्ट भी कंपनी चुका है, उसके बाद नेट प्रॉफिट भी हाईएस्टली देखने को मिला, 4,500 करोड़ से 5,300 करोड़ तक। मतलब कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला, जो सिचुएशन कंपनी के मतलब कुछ अ, अलग लेवल में डेटाबेस चेंजेस हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है। आप खुद ही देख सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया के अभी 4th लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक नंबर 3rd में पहुंच चुके हैं। कोई बात नहीं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से होता रहता है। इसको देखकर आपको दुखी नहीं होना है, आपको ये देखना है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ 26% का ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ 16% की ग्रोथ हुआ, कर्जा भी अच्छा खासा कंपनी लिया और कंपनी के ROC भी अच्छा खासा देखने को मिले। तो ROC से इम्पोर्टेंस है कंपनी का ROE कितना है। रिटर्न ऑफ इक्विटी अगर 15% के ऊपर है तो ठीक है, तो मुझे लगा 15% के ऊपर है तो बेस्ट तरीके से है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कंपनी का सिचुएशन यहाँ पे बना है। अभी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि जब जब कोई कंपनी के ऊपर एंट्री बनता है, मैं खुद ट्रेड लेता हूँ। और मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको उस एंट्री जगह पे मैंने क्यों एंट्री लिया, उस कौन सा टेक्निक के बेसिस में मैंने एंट्री लिया और किस तरीके से मैंने एनालिसिस किया, वो आपको सीखने को मौका मिले। क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं आपको सिखा पाऊँ, आपका काम यह है कि उसको सीखने के बाद एटलीस्ट 10 मतलब 10 साल पुराना डेटा को आपको बैक टेस्टिंग करना है। क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आप यही सोच रहे हैं कि इस बार शायद मैं एंट्री ले लेता सर के बात सुनकर तो मुझे प्रॉफिट मिल जाता, ऐसे बिल्कुल मत करिए। आपको पहले भी बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी एंट्री मिला था उसी तरीके से स्ट्रेटेजीज में, RSI भी 30 के नीचे था, यहाँ पे भी 200 के नीचे आया था, एंट्री मिला था और 100 दिनों में 4% का रिटर्न मिला। कुछ खास रिटर्न नहीं मिला, फिर भी पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप कहेंगे सर 4% में क्या होगा। देखिए कभी कभी आपको प्रॉफिट बहुत कम मिलेगा मगर लॉस होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रेटेजी में मैं बहुत बार बैक टेस्टिंग करके देख चुका हूँ। क्योंकि अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो RSI 30 के नीचे आया, 30 के आसपास आया, तो इस जगह पे एंट्री बना और फाइनली RSI टच कहाँ पे किया, इस जगह पे, यहाँ पे RSI टच किया। तो ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो कुछ इस तरीके से लेवल में, तो एंट्री कहाँ पे बना, अगर मैं एंट्री लेवल इसके नीचे देखूँ और यहाँ पे देखूँ तो ऑलमोस्ट कितना 290 दिन लग चुके थे और टारगेट कितना मिला 15%। तो साल भर में लोग 15% पाने के लिए तरसते हैं, तो यहाँ पे 249 डेज में टारगेट दिया, कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से कम है तो ऑब्वियसली आप इंट्राडे ट्रेड करिए, जहाँ पे हर दिन आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजीज है तो। क्योंकि मैं कोई इंट्राडे कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर मैंने जब ट्रेड लिया तब मुझे कुछ इस तरीके से पॉइंट्स देखने को मिला, जिस कारण के बेसिस पे मैंने एक्चुअली ट्रेड लिया। वो कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट सही है कि कंपनी का रेवेन्यूज बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1800 करोड़ से कंपनी 3,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला।
मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी और पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, जो कंपनी को एक अच्छा खासा जर्नी करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि मुझे लगता है कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर पीएनबी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है कुछ इस तरीके से बना है। पहले क्या बना, एक बिग कप बना, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बने, तो कप के बाद एक हैंडल बने। तो हैंडल बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर तो गया, उसके बाद जब रिजल्ट आया इलेक्शन का उसमें करेक्शन हुआ था, अभी उसको रिकवरी भी कर रहा है। तो देखिए पीएसयू बैंक मुझे लगता है जिस तरीके से एक लंबा जर्नी करके बाउंस बैक किया है, उसी तरीके से देखा है तो कंपनी के ऊपर टाइम लग सकते हैं टारगेट पाने में। और पीएनबी जैसे बैंक के ऊपर तो थोड़ा सा टाइम लग ही सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर घोटाला किसी बैंक के ऊपर देखने को मिला वो है पीएनबी बैंक। तो पीएनबी का जो डेटाबेस है, मतलब जो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रेवेन्यूज सब कुछ आज ठीक ठाक हो रहा है धीरे धीरे करके। तो कंपनी में ऊपर जाने का कोशिश नहीं, कंपनी जो जरूर जाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो पॉजिटिवली उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि पीएनबी के ऊपर अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए एफएस ने लगातार बाई किया। एफएस ने जो होल्डिंग 1% के नीचे था, आज 4.5% के आसपास होल्डिंग है। तो देखिए इंस्टीट्यूशन तो बेवकूफ़ तो नहीं है, तो वो सोच समझ कर ही कोई डिसीजन ले रहा है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऊपर एक गुड पॉइंट्स एंड गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है बोनस का। तो फाइनली 2 तारीख को कंपनी आपको बोनस देने वाले हैं। हर 2 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो 2 जुलाई से पहले आपको खरीदारी करना होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बात सुनकर किसी भी कंपनी को और बाई सेल मत कर लेना। मेरे काम है आपको सारे पॉइंट्स दिखाना, आपका काम है उसके ऊपर डीपली वेरिफिकेशन करके वेरीफाई करके काम करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।